हमारी डिस्कशन चल रही थी अबाउट कंस्ट्रक्टर्स, और हमने ये कहा था कि कंस्ट्रक्टर जनाब खास टाइप के मेथड्स होते हैं, और ये जो मेथड हैं ये इतने ख़ास होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनते वक्त कॉल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पहले पिलर यानी कि जनाब मोहतरम इनहेरिटेंस की तरफ जो है वो हम मूव हो रहे हैं, और इनहेरिटेंस के ऊपर बात करेंगे। इनहेरिटेंस को वैसे आपको पता है इनहेरिटेंस से मुराद है विरासत। विरासत में क्या होता है, विरासत क्या कहती है कि पेरेंट्स की जो चीज़ें हैं वो चाइल्ड को अवेलेबल होती हैं, चाइल्ड का राइट होता है उनके ऊपर। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी इनहेरिटेंस का यही कॉन्सेप्ट है। मसलन ये कि अच्छा भाई, अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने एक क्लास बना ली और क्लास का नाम मैंने रख दिया माई क्लास, और इस क्लास के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई, जैसे कि मैंने लिखा पब्लिक इंट माई पब्लिक प्रॉपर्टी, और एक मैंने इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई प्राइवेट इंट माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसमें मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक void my public मेथड, और इस मेथड के बाद मैं एक और मेथड बना रहा हूँ पब्लिक void my प्राइवेट मेथड। इसकी हम अभी चेंज कर देते हैं एक्सेस मॉडिफायर को, इसको कर देते हैं प्राइवेट मेथड। इस क्लास के अंदर जो है वो मैं चाहूँ तो इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ मेन के अंदर। ठीक है ना। कैसे बनाऊंगा, माई क्लास एम सी इक्वल्स टू न्यू माई क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर मैं यहाँ लिखूंगा एम सी डॉट, तो पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक मेथड यहाँ अवेलेबल है, प्राइवेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सही है। देखें, ये वाली जो क्लास है जिसमें मेन मेथड है और ये वाली जो क्लास है, इनके दरमियान जो अब रिलेशनशिप बना है ना, इसको कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कार की क्लास में इंजन की क्लास का ऑब्जेक्ट, कार की क्लास उसमें एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया इंजन की क्लास का, उसमें 4 ऑब्जेक्ट बना दिए टायर की क्लास के, एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टीयरिंग की क्लास का। समझ में आ रही बात। जब एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो वो बनता है हैज अ रिलेशनशिप। एक होता है इज अ रिलेशनशिप, वो क्या होता है, मैंने बनाई क्लास माई चाइल्ड क्लास, फिर लगा दिया इस तरह कोलन, और फिर लिख दिया माई क्लास। अब ये माई चाइल्ड क्लास जो है वो चाइल्ड हो गया किसका, माई क्लास का। ठीक है। मैं चाहूं तो माई चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। और अगर मैं यहां लिखता हूं mcc डॉट, तो देखें मुझे यहां माई पब्लिक मेथड और माई पब्लिक प्रॉपर्टी नजर आ रहा है, हालांकि ये इसमें तो नहीं है। कहां से आ रहा है, इसमें पेरेंट क्लास से आ रहा है। इसका मतलब पेरेंट की तमाम पब्लिक चीजें चाइल्ड को अवेलेबल हैं, प्राइवेट भी अलबत्ता चाइल्ड को अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अगर प्राइवेट को पब्लिक कर दूंगा तो वो भी चाइल्ड को अवेलेबल हो जाएगी। तो पेरेंट की वो तमाम चीजें जो प्राइवेट नहीं है वो चाइल्ड को अवेलेबल है, चाइल्ड उनको यूज कर सकता है। ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। इसका फायदा क्या, इसके फायदे पे आने से पहले एक चीज यहां क्लियर कर लें,
वो ये क्लियर कर लें कि फॉर एग्जांपल माई क्लास का मैं बना रहा हूँ एक अदद कंस्ट्रक्टर, तो मैंने लिखा माई क्लास और इसमें जाके ये मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और इसमें लिख दिया मैंने इनसाइड माई क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंसोल पे क्या लिखा हुआ आएगा, इनसाइड माई क्लास कंस्ट्रक्टर। इसको कर देते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर। और एक कंस्ट्रक्टर हम बना देते हैं माई चाइल्ड क्लास का, इनसाइड माई चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। अब अगर मैं सिर्फ ये वाली लाइन लिखता हूं माई क्लास एमसी इक्वल्स टू माई क्लास, तो इससे जाहिर है इसका कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ना, तो कंसोल पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा, इनसाइड माई क्लास कंस्ट्रक्टर। और अगर ये वाली लाइन में कमेंट कर दूं तो अब क्या लिखा हुआ नजर आएगा, दोनों आएंगे ना, लेकिन यहां तो तीनों आ गए। हाँ देखें ये वाली लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने लिखा माई क्लास एमसी इक्वल्स टू न्यू माई क्लास। ये वाली लाइन कॉल हो रही है जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी माई क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये दोनों लाइनें कॉल हो रही हैं जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि चाइल्ड में पेरेंट की चीजें हैं, तो चाइल्ड के होने के लिए पेरेंट का होना जरूरी है। तो जब दो क्लासेस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है और आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी बनता है। क्यों बनता है, इसलिए क्योंकि चाइल्ड में पेरेंट की चीजें मौजूद हैं, तो वो यूज करेगा ना, तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो जब भी आप कोई चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो फायदा ये होता है कि पेरेंट की चीजें उसमें खुद ब खुद आ जाती हैं, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा फायदे के ऊपर हम आ रहे थे। जी जी, अब इसका इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है? देखिए इनहेरिटेंस के लिए और भी अल्फाज यूज किए जाते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस के लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी से क्या मतलब है आप नाम से समझते हैं, कोड को रीयूज करना, सही है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हम समझते हैं एक अलग एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ये है जनाब कि लेट्स सपोज हम इस वक्त 1995 में हैं, 1995 में हैं, आज से 21 साल पहले, और हमने एक विंडोज बनाई और उसका नाम रखा विंडोज 95। सही है, विंडोज 95 बनाने के बजाय उसमें कोड होगा, बहुत सारा कोड होगा। हम कह देते हैं ये क्लास है, ये क्लास बना के हमने मार्केट में ऑब्जेक्ट बना के इसको भेजे, लोगों ने खरीदी, इंस्टॉल की, यूज करी। अब इसमें थोड़े बहुत मसले मसाइल हुए, कुछ लोगों को नए फीचर्स आए, हम इसमें चेंजेस करते गए, इसलिए थोड़ा थोड़ा नए अपडेट आ चुके सच्चे। 2-3 साल गुजर गए, अब इसमें मसले मसाइल थोड़े से ज्यादा हो गए। अब मेरे पास दो पॉसिबल सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये इसी को अपडेट करता हूँ, ठीक है, जो कि देखिए कोई भी चीज बनाकर उसमें किसी हद तक आप अपडेट कर सकते हैं, सही, चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि नई विंडोज बना दूं, ठीक है, दोबारा से एक नई विंडोज। अब नई विंडोज बनाने पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा से सब कुछ लिखूं,
या पीछे वाला जो कोड है उसी में इजाफा करूं, उसी में चेंजेस करके दोबारा से। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नई क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा विंडोज 95 जिसको इनहेरिट करवा लूंगा किससे, उससे क्या होगा कि 95 की सारी चीजें मुझे किसमें आ जाएंगी, जो चीजें मुझे चाहिए रहने दूंगा, जो चाहिए रिमूव कर दूंगा, ओवरराइट करूंगा, मैं बताता हूँ, और फिर विंडोज 98 यूज करूंगा। उससे एक मेजर एडवांटेज तो ये होगा कि विंडोज 95 अपनी ओरिजिनलिटी के साथ मौजूद रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जब आप किसी चीज को अपडेट करते हैं तो वो अपडेट जब हो जाएगी तो वो फिर चीज नई वाली हो गई, अब वो अपडेट से पहले वाली चीज नहीं हो सकती। लेकिन 95 अपनी जगह मौजूद है, जिसको 95 यूज करना है वो 95 यूज करे, जिसको 98 यूज करना है वो 98 यूज करे। फिर कुछ ऐसे बाद में बनाऊंगा, विंडोज मिलेनियम बना दूंगा, विंडोज 2000 बना दूंगा, फिर बना दूंगा विंडोज एक्सपी। ये किससे इनहेरिट होगी, इससे होगी। फिर मैं बनाऊंगा फॉर एग्जांपल विंडोज 7 और फिर मैं बनाऊंगा विंडोज 10। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको कुछ लोग वर्जनिंग भी कहता है। कोड रीयूजेबिलिटी का वर्ड लफ्ज तो मैं यूज कर चुका हूं। इनहेरिटेंस तो इसमें कहा ही जाता है। समझ आ रहा है? देखिए, चाइल्ड क्लास जो होती है ना उसको कहते हैं चाइल्ड इज अ पेरेंट। क्या मतलब है? चाइल्ड वही टाइप सेम होती है, दोनों की टाइप सेम होती है। वो भी विंडोज है, वो भी विंडोज है। और एग्जांपल सुन लें, ऑफिस 95 किस किस ने यूज करा है? आपने पिछली दफा भी कहा था, है ना? पिछली दफा क्या बता रहा था? इनहेरिटेंस बता रहा था, क्या बता रहा था? अच्छा, हाँ चलें, 12 मुझे तो याद नहीं है, पता नहीं, काफी पुरानी बात हो गई शायद। जंग आज़ादी का ज़माना था, कायदे आज़म भी थे, अल्लामा इकबाल भी थे, दिमाग से निकल गया। बहरहाल, तो MS वर्ड 95 में भी वही काम करता था और 2016 में भी वही काम करता है। फर्क क्या है? नए फीचर्स का। लेकिन पुराने फीचर्स खत्म हो गए क्या? वो भी मौजूद है। इसका मतलब इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। पुरानी चीज अपनी जगह मौजूद, नई चीजें ऐड हो गई। अपडेट देखें, एक चीज जब अपडेट होगी ना तो वो इररिवर्सिबल है। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्विस पैक 1 इंस्टॉल किया, अब मैं सर्विस पैक 1 अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, सही? लेकिन मैंने विंडोज 98 इंस्टॉल करी तो उसको हटाकर दोबारा से 95 भी कर सकता हूं। यानी उसकी अपनी अलग हैसियत है, उसका अपनी अलग एक मकाम है, ये अलग अलग वर्जन है। आप अभी भी चाहे तो ऑफिस एक्सपी इंस्टॉल कर लें अपने पास, सही है ना? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जो अपडेट होती है ना, अपडेट इंस्टॉल होगी तो वो अनइंस्टॉल नहीं होगी वो, ठीक है? सही है? तो अपडेट में ज्यादातर क्या होता है? अपडेट में होता है कि जो बग्स होते हैं या जो इश्यूज होते हैं ना उनको रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन नए वर्जन में या नए उसमें जो है वो नई चीजें डाली जाती है, नई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है? सही है? ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इनहेरिटेंस समझने के लिए। वैसे टेक्निकली होता क्या है कि पेरेंट की चीजें जो हैं वो चाइल्ड में आ जाती हैं, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो ये पेरेंट की सारी चीजें चाइल्ड में आ गई, दोबारा से मुझे चाइल्ड में बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि चाइल्ड की कोई चीज पेरेंट को नहीं मिलेगी। मसलन मैं यहां अगर एक मेथड बनाता हूं, पब्लिक वॉइड माई चाइल्ड क्लास मेथड, तो ये मेथड पेरेंट को नहीं मिलेगा। मैंने कहा था ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियो से देखी है। ठीक है, अब्बू जान ने बड़ी मेहनत से घर बनाया और जब अब्बू जान चले गए तो वो उनके डफर बेटे को मिल गया। अगर अब्बू जान की जिंदगी में उनके डफर बेटे ने कुछ बनाया होता तो वो अब्बू जान को नहीं मिलता। ऐसा ही होता है, मतलब लीगली भी ऐसे ही होता है ना। तो माई चाइल्ड क्लास मेथड जो है वो किसका मेथड है? चाइल्ड क्लास का। लेकिन पेरेंट अगर इसको कॉल करना चाहे, यूज करना चाहे तो नहीं कर सकता। टेक्निकली कॉन्सेप्ट ये कि पहले पेरेंट बनता है भाई, पेरेंट बन के फाइनल हो गया। अब पेरेंट में थोड़ी चेंज करना है हमें तो नया फीचर किस में ऐड करना है? चाइल्ड में। तो चाइल्ड को पेरेंट की जरूरत है, पेरेंट को चाइल्ड की जरूरत नहीं है। सही है। हाँ, अब यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ चीजें तो पेरेंट को चाहिए होती हैं, पेरेंट यूज करता है। ठीक है, देखें जी, विंडोज की एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है। एक्चुअली तो ये जो विंडोज 7 से जो है वो C# के ऊपर आ गए, तो वो जब इस टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो फिर जाहिर है वो कोड रीयूज नहीं हो रहा, वो फिर दोबारा से लिखा गया होगा। ठीक है, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया। जब से आपका ऑफिस में देखें आप एक्सटेंशन चेंज हुई है ना, पहले MS वर्ड की एक्सटेंशन होती थी .doc, अब हो गया docx, जो मैं .net समझा रहा था आपको। तो ये वो जब से जो है ये पूरा दोबारा से रीराइट किया गया भारत। तो माई चाइल्ड क्लास जो चाइल्ड है ये चाइल्ड जो है ये पेरेंट की चीजें यूज कर सकता है। अच्छा, एक और चीज ये है कि पेरेंट की चीजें तो मिल गई इसे, लेकिन ये चाहे तो पेरेंट की किसी चीज को चेंज भी कर सकता है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? देखिए यहां पे लिखा हुआ है माई पब्लिक मेथड, इसके अंदर मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैंने लिख दिया माई क्लास मेथड। तो ये मेथड जब भी कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा? माई क्लास मेथड। ये मेथड चाइल्ड में भी आ गया ना। अगर मैं यहां से MC कॉल करता हूं, मैं लिखता हूं MC डॉट माई पब्लिक मेथड, क्या प्रिंट करेगा ये? माई क्लास मेथड। अच्छा, मैंने यहां पे लिख दिया MCC डॉट माई पब्लिक मेथड, कॉल कर सकता हूं ना? कर सकता हूं ना? क्यों? MCC क्या है? चाइल्ड है किसका? MC का। MC में ये पब्लिक है तो इधर भी अवेलेबल है। प्रिंट करवा रन करता हूं कोड को, देखें सबसे पहले तो माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना और फिर लिखा हुआ है माई क्लास मेथड। अच्छा, एक काम ही करते हैं, अभी कंस्ट्रक्टर में जो है वो जरा इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमें सिर्फ हमारा डिजायर्ड आउटपुट नजर आए। देखें ये माई क्लास मेथड कहां से आ रहा है? MC डॉट माई पब्लिक मेथड से। और ये कहां से आ रहा है? MCC डॉट माई पब्लिक मेथड। दोनों का आउटपुट क्यों सेम है? क्योंकि ये पेरेंट में इसी तरह लिखा हुआ है और चाइल्ड में एज इट इज आ गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसी मेथड को चाइल्ड में भी बना दूं, इससे क्या मसला होगा? देखें, ओवरलोडिंग के लिए सिग्नेचर का डिफरेंट होना जरूरी है। तो क्या यहां सिग्नेचर डिफरेंट हो रहा है? सिग्नेचर डिफरेंट नहीं हो रहा है, लिहाजा ओवरलोडिंग वायलेट हो रही है।
ओवरलोडिंग ये कहती है कि सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। देखिए इस क्लास में ये मेथड पहले से मौजूद है ना। जी जी, मैं करता हूँ 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्लास में ये मेथड पहले से मौजूद है। कहाँ से आया है? पेरेंट से आया हुआ है। तो इस सिग्नेचर के साथ पहले से मौजूद है। अब मैं दोबारा से बनाऊंगा तो मेथड ओवरलोडिंग वायलेट हो जाएगी। तो या तो मैं करूं कि इसका सिग्नेचर डिफरेंट कर दूं, सिग्नेचर डिफरेंट कर दूंगा तो ये तो डिफरेंट मेथड हो जाएगा, ठीक है। या एक तरीका ये है कि मैं यहां पर इसके साथ लिख दूं पब्लिक ओवरराइड और यहां पे लिख दूं पब्लिक वर्चुअल। ये सी शार्प का तरीका है। जब आप किसी क्लास के किसी मेथड के साथ लिखते हैं वर्चुअल, क्या लिखते हैं? वर्चुअल का कीवर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये कह रहे हैं कि चाइल्ड को अलाउ कर रहे हैं कि इसको तुम ओवरराइट कर लो अगर करना चाहते हो तो। सही है। पेरेंट क्या कह रहा है कि इसको ओवरराइट कर लो अगर करना चाह रहे हो तो। और यहां पे ओवरराइट लिखने का मकसद ये है कि चाइल्ड ने इसको ओवरराइड कर लिया। ओवरराइड से क्या मुराद है? ओवरराइड से मुराद ये है कि मेथड ओवरराइडिंग उस सिनेरियो को कहते हैं जिसमें पेरेंट और चाइल्ड में एक ही सिग्नेचर के दो मेथड हो। मेथड ओवरलोडिंग में सिग्नेचर डिफरेंट होता है और मेथड ओवरराइडिंग में सिग्नेचर सेम होता है, यानी कि सेम एक्शन जो पेरेंट और चाइल्ड में हो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म हो। अब क्या है? अब देखें यहां पे क्या है, इसने भी माई पब्लिक मेथड कॉल किया और इसने भी किया है, ठीक है। लेकिन आप इसका आउटपुट देखेंगे, देखिए यहां क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? माई क्लास। और यहां क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? माई चाइल्ड क्लास। हालांकि मेथड का नाम सेम है, लेकिन ऊपर के लिए वो पेरेंट का कॉल करेगा और नीचे वाले के लिए चाइल्ड का करेगा। लेकिन अगर चाइल्ड ने ओवरराइड नहीं किया होता तो पेरेंट का ही कर देता। समझ में आ रही मेरी बात? ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि पीछे से पहली जो चीज मौजूद है उसको रिप्लेस कर दो, और अगर रिप्लेस नहीं करोगे तो पहली वाली जो चीज है वो मौजूद रहेगी। लेकिन ओवरराइड करने के लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशन या इनहेरिटेंस का होना जरूरी है। इनहेरिटेंस नहीं होगी तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं, एक्सेस मॉडिफाइड नहीं कराते, इनको सिंपल कीवर्ड्स कह लें आप। वर्चुअल लगाते हैं आप उस मेथड के साथ जो आप कहते हैं कि चाइल्ड चाहे तो ओवरराइड कर ले, ठीक है। और ओवरराइड का लफ्ज आप किसके साथ यूज करेंगे? उस चाइल्ड मेथड के साथ जिसको आप ओवरराइड कर रहे हैं। देखें ये जो चीजें है ना, ओवरराइड, वाइड, वर्चुअल वगैरह, ये वो, देखिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, ये इतनी आसान है नहीं। मैं देख रहा हूँ 2-3 लोगों ने सर पकड़ लिया। ये इतनी आसान है नहीं। इसके साथ मसला ये है कि ये फौरन दिमाग में आती नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है दिमाग को ना। और ये अगर आपकी ये स्ट्रांग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप आगे के सारे काम कर सकते हैं। असल चीज बेस यही है। बेस जितनी स्ट्रांग होगी आगे वाली चीजें उतनी ज्यादा बेहतर होंगी। तो इसीलिए ज्यादातर जो है वो इंटरव्यूज वगैरह भी जो किए जाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगर कर लें, और वो जाहिर है सिर्फ मेरी बातें सुन के नहीं होंगे, उसके लिए आपको बुक्स वगैरह रीड करनी पड़ेंगी और एक्सप्लोर करके खुद देखना पड़ेगा। मैं हर चीज़ यहाँ पे जाहिर है नहीं बता सकता, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल ये समझा सकता हूँ। देखें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो अप्रोच होगी उसमें डिफरेंट किस्म के लोग होंगे। एक होगा जी प्रोजेक्ट मैनेजर, एक होगा जी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, एक होगा जी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक होगा जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डिफरेंट अप्रोच बता दी ना मैंने आपको। अब ये जो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा ये कौन होगा? जो फ्रेश पास हुआ है उसको जूनियर कर देंगे।
थोड़ा सा काम करेगा, एक्सपीरियंस होगा तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा। फिर वो थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर वो थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन करेगा तो वो आर्किटेक्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। मतलब ये है कि जब जॉब ज्वाइन की तो आइडियली 10 से 15 साल बाद वो एक आर्किटेक्ट बन सकता है। ये जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, ये आर्किटेक्चर जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज पब्लिक होगी, कौन सी चीज प्राइवेट होगी। समझ में आ रही मेरी बात? क्या नाम होगा, कितने पैरामीटर होंगे, क्या आर्गुमेंट होगा, सही है। और वो बना के किसको दे देते हैं, अपने से नीचे वाले को, वो कोड करता है। तो एक जूनियर बंदा जो होता है उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होती है आइडियली। वैसे तो हमारे तो ज्यादातर ये होता है कि एक ही बंदा होता है, सब कुछ वही होता है, वही प्रोजेक्ट मैनेजर, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वही डेटाबेस, सब सारे काम उसी को आते हैं, वही कर रहा होता है अकेला बेचारा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आइडियली जो फ्रेश बंदा होता है उसके जिम्मे नहीं होता ये आर्किटेक्चर बनाना, ये सारी कॉन्सेप्ट लेना। एक्सपीरियंस के साथ, वक्त के साथ साथ जो है उसको ये चीजें समझ में आती हैं तो वही करता है। तो ये ज़ाहिर है इतनी आसान चीज नहीं है, इसका मतलब है टाइम लगता है इसके लिए ना, एक्सपोजर होता है, एक्सपीरियंस होता है, फिर जाके चीजें क्लियर होती हैं कि हाँ भाई ये कर क्यों रहे हैं हम। तो अगर समझ में, बताने की मतलब क्या है मेरा, समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही है, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कौन से राइट साइड पे? ये तो वार्निंग है ना, कहाँ? कहाँ है भाई? ये वाली, ये बता रहा है कि इस लाइन पे वार्निंग है। अगर आप इसको बिल्ड करेंगे ना तो ये बताता है कि इस लाइन पे मसला है, तो ये बता रहा है कि इस लाइन पे वार्निंग है। जैसे अगर आप ये अगर जाते हैं ना यहाँ पर, तो इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये आपको इस लाइन पे ले जाएगा। वो एक्चुअली ये पॉइंटर है इसका, यहाँ पर ये बता रहा है। ये खैर विजुअल स्टूडियो की चीज़ है, इसका कोडिंग से कोई, सी शार्प से कोई ताल्लुक नहीं है। ये विजुअल स्टूडियो के कोडिंग कर, देखें ये ग्रीन लाइन दिखाना, ये इसका सी शार्प से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बैकग्राउंड थ्रेड चल रहा है विजुअल स्टूडियो का, जो कि रन टाइम पे आपका कोड कंपाइल करके आपको कोड करते वक्त ही बता रहा है कि क्या क्या मसले हो सकते हैं, सही है, ठीक है। क्या बात कर रहे थे हम? मेथड ओवर राइडिंग, सही है। वो कब होती है? जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब एक चीज और देख लें, एक भाई इन्होंने बड़ा खतरनाक सवाल कर दिया। ये कह रहे हैं कि एक क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या भाई? लॉजिकली आपसे अगर सवाल पूछा जाए, नहीं, इन्होंने कुछ और कहा है। इन्होंने कहा है कि एक क्लास के 2 पेरेंट हो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो क्या उसमें क्या मसला नहीं आ सकता? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। और मैं इसका जवाब जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप दे देंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो जो भी सवाल होंगे उसमें 80% होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है जो कुछ आपने पढ़ा है उनके कॉम्बिनेशन से उसका जवाब बन रहा होगा। चलें देखें इसको, इस नजरिए से सोचें कि अगर एक क्लास के 2 पेरेंट होंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? भाई देखें, पहले पेरेंट में एक प्रॉपर्टी 1 है, दूसरे पेरेंट में प्रॉपर्टी 2 है, दोनों प्रॉपर्टीज आ गई चाइल्ड में। क्या मसला है इसमें? हाँ, प्रॉब्लम है कि अगर इसी एक यहाँ मेथड बना हुआ है और यहाँ भी मेथड बना हुआ है,
दोनों का नाम सेम है, हो सकता है दोनों अलग अलग क्लास हैं, लेकिन जब दोनों को मैं एज अ पेरेंट डिक्लेयर करूंगा एक तीसरी क्लास का, और तीसरी क्लास में दोनों इनहेरिट होकर आ जाएंगे, तो भाई कौन सा आएगा? क्योंकि अगर दोनों आ गए तो ओवरलोडिंग वायलेट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इसको कहा जाता है डायमंड प्रॉब्लम। ये क्लासिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इशू है, इसको कहा जाता है डायमंड प्रॉब्लम। इसी वजह से सी शार्प में और जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। एक क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन अलाउड है। वो क्या है, वो मैं जब इंटरफेस पे आऊंगा तो बताऊंगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि ए का पेरेंट बी है और बी का पेरेंट सी है, तो ए ऑब्वियसली बी और सी दोनों का पेरेंट हो गया, एक चाइल्ड हो गया, लेकिन उसमें कभी भी ये डायमंड प्रॉब्लम नहीं आएगा। सी प्लस प्लस में है, लेकिन सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस ये वाली इनहेरिटेंस नहीं होती। वहां पे एक पब्लिक इनहेरिटेंस होती है, एक प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है। वहां पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो जनाबे वाला एक क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें इश्यूज आ जाएंगे। लिहाजा एक क्लास का एक ही पेरेंट होता है। एक क्लास के पेरेंट इंटरफेसेस एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो हम इंटरफेसेस पे आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, सही है। तो अभी तक हमने बात की मेथड ओवरराइडिंग की। क्या कंस्ट्रक्टर भी ओवरराइड हो सकते हैं? चलें आसान करते हैं। क्या कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट होके चाइल्ड में आते हैं? देखें, अगर आएंगे तो ओवरराइड होने की बात होगी ना, आएंगे ही नहीं तो फिर ओवरराइड होने की बात ही नहीं है। फिर मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि क्या कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होने से क्या मुराद है? चाइल्ड में आना। तो क्या कंस्ट्रक्टर पेरेंट का चाइल्ड में इनहेरिट होकर आएगा? आ जाएगा। किस हैसियत से आएगा? मेथड तो वो है नहीं, रिटर्न टाइप उसकी कुछ है नहीं, उसका नाम और चाइल्ड के क्लास जाहिर है डिफरेंट होगा। कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं होते क्योंकि वो चाइल्ड इनहेरिट ही नहीं होते। वो कंस्ट्रक्टर का ताल्लुक है ही नहीं चाइल्ड से। मैंने अभी दिखाया था आपको कि जब मैंने चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर बनाया था और पेरेंट में बनाया था, तो चाइल्ड का कॉल हुआ था, उससे पहले पेरेंट का कॉल हुआ था। इसका मतलब पेरेंट का इनहेरिट नहीं हुआ है। चाइल्ड का अपनी जगह मौजूद है, पेरेंट का अपनी जगह मौजूद है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सही है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड तो हो सकते हैं, ओवरराइड नहीं हो सकते। सही है, ठीक है। मेथड हो सकते हैं ओवरराइड, उसके लिए पेरेंट और चाइल्ड दोनों में मेथड्स का सिग्नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, फिर वो ओवरराइड हो जाएंगे। ठीक है, सही है। कोई मसला तो नहीं है या कोई और सवाल तो नहीं है? जी, इसमें ग्लोबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल का। हाँ हाँ, अगर दोनों सेम नेम स्पेस में हैं तो नहीं कर सकते। यानी कि अगर क्लास 2 में आप क्लास 1 को एक्सेस कर सकती हैं तो नहीं कर सकते। अगर एक्सेस कर सकती हैं तो फिर वेरिएबल वो बनाने नहीं देगा आपको, क्योंकि वो समझेगा कि आप वेरिएबल एक्चुअली वेरिएबल नहीं उस क्लास को एक्सेस कर रही हैं। वो एक्चुअली क्लासेस ही हैं वो।
देखिए जो आपका फाइनल वर्जन होता है ना, उसमें ऊपर के तमाम वर्जन की चीज़ें होती हैं। हाँ। अब देखें, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने विंडोज़ फॉर्म देखे थे।